स्मॉल क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। स्मॉल क्यू आवेश समान रूप से क्या है, वितरित है। वलय की अक्ष पर केंद्र से स्मॉल x दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इंपॉर्टेंट है, अच्छा एक कैपिटल आर त्रिज्या की पतली वलय, वलय क्या होती है, बीच में से खोखली, वलय क्या होती है, बीच में से खोखली, 11वीं क्लास में अपन ने पढ़ा है। ये वलय बनानी है। जिसकी जो त्रिज्या है वो त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर। इस वलय पर क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। ये क्यू आवेश समान रूप से क्या है, वितरित है। वलय की अक्ष पर, ये एक्सिस हो गई इसकी, केंद्र से x दूरी पर, ये केंद्र है, केंद्र से x दूरी है, केंद्र से x दूरी पर ये बिंदु P मान लेंगे। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करना है, गणना करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको अल्पांश लेना पड़ेगा। इस वलय में से मैं एक अल्पांश लंबाई ये ले ली, ये अल्पांश लंबाई मैंने ले ली dl, यहां पर भी मैंने ले लिया, सममिति में लेते हैं अपन, ये भी क्या ले लिया मैंने, dl ले लिया। ये भी डिस्टेंस कितनी होगी, r, क्योंकि वलय है, प्रत्येक स्थिति में त्रिज्या का मान कैसा होगा, समान। बिंदु O से स्मॉल x दूरी पर बिंदु P है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए अपन को क्या चाहिए, बिंदु से दूरी चाहिए, अल्पांश से दूरी चाहिए। ये दूरी होगी हमारे पास, मान लीजिए ये बिंदु हो गया, ये बिंदु कौन सा हो गया मैंने, डी बिंदु। दूरी कितनी होगी इसकी, ए पी। इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, बी पी, बी पी। ये प्लस आवेश है, प्लस आवेश के कारण डायरेक्शन ये हमारे पास, ठीक है। तथा इसका रेखीय आवेश घनत्व, क्योंकि अपन वलय को जैसे मैं काटूंगा तो सीधा एक तार बढ़ जाएगा, और तार बढ़ जाएगा तो रेखीय आवेश घनत्व कितना हो जाएगा, लैम्बडा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, लैम्बडा। और यहाँ अल्पांश लंबाई काटी है, तो यहाँ पर अल्पांश लंबाई के कारण जो आवेश का मान है वो आवेश का मान भी कैसा हो जाएगा, अल्प हो जाएगा। अब पहले अपन इस अल्पांश के कारण, इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। मान लीजिए dl अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु A पर dl अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मान लेते हैं अपन, dE1 मान लेते हैं। कितनी मान ले, dE1। इस D बिंदु पर अल्पांश dl के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मान ले, dE2 मान ले। क्या मान ले, dE2। अब देखना है इनके कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है कैसी मिलती है, समान मिलती है या कुछ अलग मिलती है। तो देखिए इसको हल करते हैं। माना कैपिटल R त्रिज्या की पतली वलय
वलय पर समान रूप से आवेश वितरित है। आवेश वितरित जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा है। रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा है। अब इस वलय पर इस वलय के केंद्र से x दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब वलय के सममिति पर दो अल्पांश लेते हैं। अल्पांश लंबाई dl लेते हैं जिनके बिंदु A व B है। इन अल्पांश के कारण आवेश dq होगा। अतः बिंदु A पर अल्पांश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये बराबर। देखिए बिंदु आवेश है, उस बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? KQ/r²। KQ/r²। मान लीजिए ये डिस्टेंस कितनी है? r। कितनी है? r। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है? KQ/r²। तो यहां जाएगा K। Q हमारे पास कौन सा होगा? अल्पांश कितना हो गया? dq r² समीकरण नंबर 1। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ रही है इसके कारण? dE1। यहां मैंने लिख दिया dE1। इसी तरीके से बिंदु B पर अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये भी क्या है? हमारे पास बिंदु आवेश है। इस बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कितनी है? KQ/r²। तो यहां पर इसके लिए कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? dE2 बराबर K dQ। इनके बीच की दूरी भी कितनी है? r। तो यह हो जाएगा r। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 परिमाण में कैसे मिल रहा है? समान। समीकरण 1 व 2 से dE1
परिमाण बराबर डी इंटू परिमाण, ये मिल रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि परिमाण समान मिल रहे हैं लेकिन डायरेक्शन क्या मिल रही है अपन को, डिफरेंट मिल रही है। एक की डायरेक्शन किधर मिल रही है, A1P AP, और एक की मिल रही है BP। जब डायरेक्शन डिफरेंट होती है तो अपन क्या करते हैं, उनको घटकों के रूप में वियोजित करते हैं। जैसे ही डायरेक्शन विपरीत होती है तो अपन डायरेक्शन अलग अलग होती हैं तो उनको घटकों के रूप में क्या करते हैं, वियोजित करते हैं। तो घटकों के रूप में वियोजित कैसे करते हैं, ये एंगल कितना हो गया थीटा, ये एंगल कितना हो गया थीटा। परिणामी मान कहां मिलेगा, इनके मध्य में मिलेगा। ये इसको अपन ने क्या किया, थीटा एंगल से क्या किया है, झुकाया है, तो ये हमारे पास थीटा। ये कितना हो गया डी, इसका क्षैतिज घटक कितना हो जाएगा D1 cos थीटा। नीचे की तरफ आया है तो ये कौन सा हो जाएगा D1 sin थीटा। ये ऊर्ध्वाधर घटक हो गया, ये कौन सा घटक हो गया, क्षैतिज घटक। सेम इसी तरीके से इसको ऊपर ये थीटा कौन से ये गया तो इसका क्षैतिज घटक हो जाएगा D2 cos थीटा। क्या हो जाएगा D2 cos थीटा। और ऊपर की तरफ है तो ऊर्ध्वाधर घटक कितना हो जाएगा D2 sin थीटा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका जो डायग्राम है वो डायग्राम प्राप्त हो जाएगा। अर्थात DE1 और DE2 परिमाण में समान और इसमें दिशा कैसी है, विपरीत है, तो ये तो क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। बाकी भी ये क्या होते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। और जुड़ने के पश्चात उसको अपन क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। तो वो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी निकालते हैं। परिमाण के समान तथा P बिंदु पर दिशा AP व BP है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को घटकों के रूप में वियोजित करते हैं। घटकों के रूप में वियोजित किए हैं जिसमें ऊर्ध्वाधर घटक कैसे हैं, जिसमें ऊर्ध्वाधर घटक DE1 sin थीटा व DE2 sin थीटा परिमाण व दिशा में विपरीत, परिमाण में समान व दिशा में विपरीत होने के कारण परस्पर निरस्त हो जाते हैं। जबकि क्षैतिज घटक DE1 cos थीटा व DE2 cos थीटा परिमाण व दिशा में समान, दिशा में समान होने के कारण जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं।
अब देखिए इस बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की क्या करना है अपन को, तीव्रता निकालनी है। देखिए यहां पर ने ये दो अल्पांश लिए, तब कितनी आई है dE1 cos थीटा, और यहां पर कितनी आई है dE2 cos थीटा। यहां ले लेते तो कितना आता dE3 cos थीटा, यहां ले लेते dE4 cos थीटा। ऐसे प्रत्येक बिंदु पर लेते जाते तो कितना आता जाता dE1 cos थीटा, dE2 cos थीटा, dE3 cos थीटा, dE4 cos थीटा डॉट 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 एंड। जब ये इनकी डायरेक्शन एक ही दिशा में हो और डायरेक्शन एक ही दिशा में, तो ये आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। क्या होती हैं, जुड़ जाती है। तो अपन जुड़ेंगे या टोटल निकालेंगे तो उसको या तो जोड़ देते हैं या क्या कर देते हैं, समेशन कर देते हैं। आता है बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे व्यक्त कर रहा हूं मैं, E से व्यक्त कर रहा हूं, बराबर इंटीग्रेशन, रेखिक रूप में ले रहा हूं तो L लगा देता हूं, लीनियर, अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर, लीनियर का मतलब होता है रेखिक। रेखिक समाकलन कर रहे हैं इसका, dE cos थीटा, ठीक है, क्या जाए dE cos थीटा, dE2 cos थीटा, dE3 को इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। और इसका जोड़ को किससे व्यक्त कर रहे हैं, समाकलन से, dE cos थीटा, समीकरण नंबर 1। अब देखो dE का मान निकाला था अपन ने, E बराबर इंटीग्रेशन है, dE की वैल्यू आई k dq अपॉन कितना हो जाएगा r स्क्वायर cos थीटा। अब देखिए यहां पर हमारे पास k dq अपॉन r स्क्वायर आ गया और cos थीटा ले लिया। dq की वैल्यू अपन ले आते हैं, रेखिक आवेश घनत्व निकाला था अपन ने, रेखिक आवेश घनत्व लैम्बडा बराबर कितना होता है dq अपॉन dl, लैम्बडा बराबर dq अपॉन dl, तो dq बराबर लैम्बडा इंटू कितना हो गया dl, समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से समीकरण 2 में मान रख दें, समीकरण 3 से समीकरण 2 में मान रखने पर, 2 में जैसे ही मान रखेंगे क्या आएगा, E बराबर इंटीग्रेशन रेखिक k dq की वैल्यू हमारे पास लैम्बडा इंटू डी है अपॉन r स्क्वायर cos थीटा, r स्क्वायर cos थीटा। अब देखिए यहां पर cos थीटा नियत वैल्यू है, k नियत वैल्यू है, लैम्बडा नियत वैल्यू है, r का मान फिक्स है। तो ये हमारे पास dl लंबाई है, लंबाई में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो उस परिवर्तन हो रहा है उसको तो अंदर रखेंगे, बाकी की राशि को बाहर ले लेते हैं। k लैम्बडा cos थीटा अपॉन r स्क्वायर इंटीग्रेशन l dl। अब देखिए इसकी टोटल लंबाई किसके बराबर हो जाएगी, इसकी परिधि के बराबर। इसकी टोटल लंबाई अपन निकालेंगे तो इसकी परिधि के बराबर होती है, नहीं होती है, तो वलय की परिधि क्या होती है 2 पाई r, जिसका त्रिज्या कितनी है कैपिटल R। तो चूंकि क्योंकि इंटीग्रेशन l dl बराबर हो गया 2 पाई कैपिटल R, वैल्यू रखेंगे E बराबर
के लैम्बडा कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। समीकरण नंबर कितना हो गया 4। अब देखिए कॉस थीटा का मान और आर का मान मैं निकाल लूं। आर का मान कैसे निकलेगा यहां देखिए यह निकाल लेते हैं अपन। आर का मान निकालेंगे, ये क्या हो गया हमारे पास लंब, ये क्या हो गया कर्ण, ये क्या हो गया आधा, ठीक है। एंगल के सामने क्या हो गया आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पाइथागोरस में लगा देंगे, इसका अंडर रूट हो गया। ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। जब कर्ण का स्क्वायर इसको हटाएंगे तो इसमें क्या लग जाएगा अंडर रूट, या मैं इसको यूं भी तो लिख सकता हूं, इसकी पावर कितनी बच गई 1/2, इसको भी मैं यही लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। अब cos थीटा की वैल्यू और आ जाएगा। cos थीटा क्या होती है आधार बटे लाल बटे कक्का, आधार बटे कर्ण। ये आधार है, ये बेस क्या है ये आधार कितना हो गया x, कर्ण कितना हो गया r की वैल्यू कितनी है हमारे पास ये, तो इसमें मान रख देंगे। तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब अपन cos थीटा और किसकी वैल्यू चाहिए r की वैल्यू, तो ज्यामिति से cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ये स्थिति थी, ये बोले तो ये x दूरी थी, ये हमारे पास r था, ये भी कितनी थी r। तो आधार हमारे पास कितना है x और कर्ण कितना है r, तो बराबर x अपॉन कितना हो गया r, x अपॉन r। अब देखिए r की वैल्यू निकालें अपन, ये हमारे पास कैपिटल r है और ये क्या है कर्ण है, ये क्या है आधार है, ये क्या है लंब है। तो पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी अपन ने, पाइथागोरस प्रमेय क्या थी कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण कितना है हमारे पास r, इसका r का स्क्वायर बराबर आधार कितना हमारे पास x स्क्वायर प्लस लंब कितना हमारे पास r स्क्वायर। r का मान निकालेंगे तो x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2। तो मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूं r की जगह x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 1/2, ये वैल्यू आ गया। अब इस समीकरण 4 में क्या कर देंगे अपन रख देंगे समीकरण 4 से समीकरण 4 से e बराबर k लैम्बडा अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 1/2 की होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इसकी पावर कितनी है 1/2। मैं लिख देता हूं तथा r x स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर की पावर 1/2। मैंने r की वैल्यू रख दी यहां, पावर कितनी लग रही है स्क्वायर इनटू cos थीटा का मान कितना है x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 1/2 और क्या आता है 2 पाई r इनटू 2 पाई कैपिटल R। ये बराबर k की वैल्यू अपन रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्बडा x 2 पाई r। अब देखो इसका स्क्वायर कर रहा हूं, ये तो कैंसिल हो गया, स्क्वायर तो था ये
ये कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बचा है, पावर कितनी बची 1 और एक पावर कितनी है आधी, पावर कितनी होगी 1 प्लस आधी 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 पाई से ये गया 2 बार। अब कंडीशन क्या कह रहा है, ये कंडीशन कह रहा है x ग्रेटर ग्रेटर कैपिटल आर। कंडीशन क्या कह रही है, x ग्रेटर ग्रेटर कैपिटल आर, x का जो मान है वो कैपिटल आर से क्या है बहुत बहुत बड़ा है। जब बहुत बड़ा है तो इस कैपिटल आर को क्या मान लेंगे अपन, नगण्य मान लेंगे। क्या मान लेंगे, नगण्य। क्योंकि x ग्रेटर ग्रेटर कैपिटल आर है तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लगभग किसके बराबर मान लो मैं, एक्स स्क्वायर के बराबर। जैसे इसमें मान रखूंगा e बराबर लैम्बडा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ये हो गया हमारे पास। इसको कितना रखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर और पावर कितनी लग रही है 3/2 और गुणा में क्या हो रहा है कैपिटल आर, गुणा में क्या लग रहा है कैपिटल आर। ई बराबर इससे ये कैंसिल हो गया, लैम्बडा एक्स आर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, एक्स की पावर कितनी होगी 3, इस एक्स से ये कट गया 2 बार। ई बराबर लैम्बडा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एक्स। समीकरण नंबर कितना हो गया 5। समीकरण 5, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यंजक कहलाता है। यहाँ पर हमारे पास आवेश के रूप में अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाला था, तो लैम्बडा की वैल्यू हम रख देंगे रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा बराबर होता है Q L। L का मतलब हो गया ये जो वृत्ताकार है उस वृत्ताकार वलय, उस वलय की जो परिधि है वो परिधि कितनी होगी 2 पाई r। यहाँ मैं लिखूंगा 2 पाई r, तो लैम्बडा की जगह पर कितना रख देंगे 2/2 पाई r। ई बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है, r हमारे पास। इस लैम्बडा की वैल्यू रखेंगे 2/2 पाई r, 2/2 पाई कैपिटल r। r से r कैंसिल हो गया, 2 दूनी कितना हो गया 4। ई बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है, k होती है। ई बराबर KQ/x स्क्वायर। समीकरण 6, बिंदु P पर 5वां 6, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है।